Hello, everyone, and welcome to the series of Jairangam Theatre Festival 2020. I, Meha Jhakasliwal, feels immense pleasure in conducting today's talk, which is on the subject Interpersonal Skills in Art. Interpersonal skills are something which we do follow in our day to day working and especially in corporates. But it is not seen much to be adapted by the art and culture industry. Here today, we will talk about how interpersonal skills can be rooted in the arts as well. For the discussion today, we have an eminent personality from dance and theatre, Rajashri Shirkeji. It is said that one lifetime is not enough to master the art of any single Indian classical dance style. Over the last 4 decades, Rajashri Shirke has not only rooted herself deep into the soil of Kathak but has also mastered the art of Bharatnatyam. Today, Rajashri Shirke is a respected guru, an acclaimed academician, a famed creative choreographer, a gifted writer, an awarded actor, and a performer par excellence. She is the founder, director, and the principal of the Lasya Center for Dance Education and Research. She has performed globally in many festivals like Khajuraho Dance Festival, Konark Festival, Kala Ghoda Festival, etc., to name a few. She got her training in Kathak by Guru D.S. Satamkar and late Guru Madhurita Sarangi. She is also an active theatre artist and has curated many dance dramas, short films, and has won many laurels and awards for the same. We are extremely delighted to welcome our guest for the talk today. Let's welcome Rajashri Shirkeji. नमस्कार राजश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयरंगम थिएटर फेस्टिवल 2020 में। और हमारा आज का सब्जेक्ट है डिस्कशन का इंटरपर्सनल स्किल्स इन आर्ट। तो राजश्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 4 decades, आपने 4 दशक देखे हैं इस फील्ड में, तो आपने काफी कुछ देखा और समझा है। तो जस्ट वांट टू नो व्हाट stages you've been through during the creative process of shaping the any dance or any theater production. उसको आप कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेट करके बताएंगी? ओके, पहले तो मैं सबकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जयरंग फेस्टिवल 2020 में आपने हमें इनवाइट किया है हमारे Our विचार pleasure, absolutely our pleasure. व्यक्त करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपके सवाल के अनुसार आपने अभी पूछा कि जो मेरी जर्नी है ये किस प्रकार मैं प्रोडक्शंस करते समय, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप पूरा क्वेश्चन? तो मतलब प्रोडक्शन के बारे में आप जानना चाहती है? हाँ, कि आपका जो प्रोसेस था हाँ, कोई भी बिल्कुल। प्रोडक्शन करते हाँ, टाइम, उसमें हाँ, व्हाट वर द स्टेजेस यू? बिल्कुल। ओके, ओके। तो अभी ये कैसा है ना कि कोई भी आर्टिस्ट जब किसी भी फील्ड में, पहले एक तो आपको अपने फील्ड की जानकारी होनी चाहिए, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग की जो डिसिप्लिन है वो आप भी नृत्य के क्षेत्र में हो इतने सालों से, तो आप भी जानती है कितनी कठिन साधना करनी पड़ती है। और इस प्रोसेस से जाने के बाद, जाते समय भी, कि हम जो हमारे इर्द गिर्द घटनाएं घटती है या हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, वो यहाँ पे एक कैमरा होता है, वहाँ पे वो सब कैचअप करते जाते हैं। और अपना जो माध्यम है, अपना जो मीडियम है, उस मीडियम के द्वारा हम व्यक्त होते हैं। और कैसे व्यक्त होते हैं? हमारी जो पर्सनल स्किल है, हमारे जो व्यक्तित्व की जो हमारी कौशल्य है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं उस माध्यम के द्वारा। लेकिन अभी जो हमने बात की मेरे प्रोडक्शंस की, मैं थोड़ा हटके हटके मतलब अलग काम करती हूँ। मैं हटके नहीं बोल रही, मैं अलग काम करती हूँ। इसलिए कि कथक नृत्य सीखते समय हम बचपन से ये सुनते आए थे कि कथा करे सो कथिक कहावे। अगर आज हम देखते हैं तो रंगमंच पे कथक नृत्य का एक अत्यंत विकसित और बहुत ही सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर उसका शोध लेते लेते जब मैं पीछे चली गई और ये कथा
और कथा का उपदेश, कथा के अंत में उपदेश होना चाहिए, और फिर अभिनय के द्वारा उसे किस प्रकार कथित परंपरा में किया जाता था। तो आज के टेक्निक के साथ अगर मैं किसी भी विषय को, जैसे कि आप जानती है कि मैंने हिंदी साहित्य में भी मास्टर किया है, तो जो अनेक कवियों को, लेखकों को पढ़ा है, और फिर अपने अ, माध्यम के द्वारा उन्हें प्रस्तुत करते समय ये सारे, और नाट्य शास्त्र का अभ्यास भी किया है, तो सारी इन बातों को लेकर पहले विषय का चयन करना, विषय का चयन करने के बाद उसको विजुअलाइज करना, अपने जो जो डिवाइस है उसके माध्यम से उसको विजुअलाइज करना, और फिर किस प्रकार से उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में एक बड़ी प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल कोई 8-15 दिन की या 1-2 महीने की बात नहीं होती है। विषय तो दिमाग में चलता रहता है, और विषय के चलते चलते विषय यहाँ आपको छू लेना चाहिए उस विषय ने। अगर जब तक वो अंतरंग तक आपके नहीं जाता है, आप उसे कभी प्रस्तुत नहीं कर पाती हो। रही बात कि जो प्रोसेस जो होती है उसमें कौन कौन मेरे साथ रहेगा, जो मेरी शिष्या है, जो मेरे साथ 10-15-20 साल से सीख रही है, अगर मुझे कथा कथन शैली में, अगर मुझे थिएटर के आर्टिस्ट भी लेने हैं, तो थिएटर एक बहुत ही अलग माध्यम है। क्योंकि अब जिस प्रकार से थिएटर डेवलप हुआ है, मैं नाट्य शास्त्र के थिएटर की नहीं अभी बात कर रही हूँ, जिस प्रकार से थिएटर डेवलप हुआ है और जिस प्रकार से नृत्य शैली का विकास हुआ है, तो उसका टेक्निक, उसकी वोकैबुलरी, और इस थिएटर के जो डिवाइसेस है उनको, और एक्टर की जो क्षमता है उनको साथ लेकर चलते समय दो मुख्य बातें मुझे उसका ध्यान देना पड़ता है। हमारे यहाँ थिएटर जल चलता है ज़्यादा करके, आमतौर पर वर्बल होता है, जिसमें संवादों का अधिक महत्व होता है, और हम जो कथक नृत्य शैली में या गद्भाव या कवित या ऐसे प्रसंग करते हैं या अभिनय करते हैं कि उसमें हम संवाद नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी एक खासियत है कथक नृत्य शैली की, जो पढ़ंत करते हैं। हम माइक को लेकर पढ़न करते हैं और लोगों के साथ, प्रेक्षकों के साथ संवाद साधने का प्रयास करते हैं। तो वो बहुत ही मायने रखती है बात। और ताल, रिदम, आंगिक हलन चलन, वो किसी भी कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए अपने आंगिक हलन चलन का, और तत्कार और चक्कस, और जो उसके टेक्निक है उसका उपयोग होता है। और थिएटर के जो लोग होते हैं उनको ये बेसिक रिदम तो कम से कम सिखाना पड़ता है। वैसे आजकल फिजिकल थिएटर भी बहुत होता है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार से, जो ये दोनों अलग अलग विधा है, उनको साथ लेकर कथा प्रस्तुति करने के लिए किस प्रकार से ट्रेनिंग दोनों को अलग अलग प्रकार से दी जाती है, उनकी जो खासियत है उनको लेके जी, फिर कथा प्रस्तुत की जाती है। राजश्री जी, जैसे आपने बताया कि आपने थिएटर और डांस दोनों के साथ काम किया, तो ये दोनों ही बहुत अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत अलग विधाएँ हैं। तो क्या चैलेंजेज़ आपने फेस करे इन दोनों के साथ काम करने में, इन दोनों को कंबाइन करने में आपके प्रोडक्शंस में? क्या अ, चैलेंज थे? या जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अम, मैं चेतन दातार जो सत्यदेव दुबे जी के शागिर्द रह चुके हैं, वो अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके साथ काम करते समय मैं पहले थिएटर तो करती नहीं थी, केवल डांस ही करती थी। तो उनके साथ काम करते समय एक बात हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझी, और उसको बाकायदा वैसे ही फॉलो किया, कि जहाँ पे संवाद बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे संवादों का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और जहाँ पे संवाद के अलावा हम हमारे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये जो दोनों विधाएँ हैं, उनको प्रस्तुत करते समय हमने नृत्य को कभी शोभा हेतु करके उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हम बहुत सारे बंदिशें, जैसे परण वगैरह, चक्रधार परण, पखावज की परण, तबले की परण, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भावना व्यक्त करने के लिए उनका उपयोग किया गया, तत्कार का उपयोग किया गया। और जो थिएटर आर्टिस्ट थे उनको बेसिक रिदम बताकर, क्योंकि पूरी तरह से वर्बल तो थिएटर नहीं है मेरा,
तो ये दोनों मुश्किलें होती थी कि उनको पहले समझाना कि किस प्रकार से, क्योंकि एक आम तौर पर जो थिएटर करते हैं, उसमें एक अलग प्रकार से वो स्टांस लेना, और हम तो आराम से बहुत सारे थाट वगैरह करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत सशक्त होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सही है, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस आया कि थिएटर आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करते समय, और जहाँ मुझे जो डांस करने वाली लड़कियाँ हैं, डांसर है, उनके जैसे वो मुँह खोल के पता चलता है नहीं ये डांसर है करके। तो वो बात को हटाने के लिए मुझे पढ़न का और वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत सहारा लेना पड़ा, और उसके बाद ही ऐसा किसी को न लगे कि ये डांसर है और ये केवल थिएटर आर्टिस्ट है, ये प्रयास हमारा सदा ही रहा है। जी, बिल्कुल। पर जैसे आप थिएटर और डांस दोनों में इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप जो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें इंटरपर्सनल स्किल्स की, तो थिएटर और डांस दोनों में आपको क्या लगता है कि किसमें ज़्यादा सशक्त हैं और किसमें ज़्यादा अ, इफ़ेक्टिवली अप्लाई होती हैं और अडैप्ट की गई हैं इंटरपर्सनल? ऐसे अभी अगर मैं कहूँ तो अ, डांस में हम बहुत डिसिप्लिन मानते हैं, बहुत ही एक पक्का, और हमारे यहाँ तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी गुरु शिष्य परंपरा है। तो वो जो गुरु कहे, और वो सुनने के बाद में अभी भी मेरे सारे जितना भी मुझे जो भी मिला है, वो मेरे गुरु की कृपा से मिला है, ऐसे ही मैं समझती हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी अ, उन्होंने जो भी मुझे छोटी-छोटी बातें सिखाई है, एक साथ सीधी बात है, हम कभी गुरु के सामने बैठे नहीं हैं। हम हमेशा नीचे बैठते हैं, जब गुरु बैठते हैं, हम ऊपर देखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि, ये सारी बात हम अभी भी मानते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन है, और वो जो एक सुनने वाली बात है कि हम सुनते हैं, समझते हैं, कभी बिना सोचे मुँह नहीं खोलेंगे। आम तौर पर, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अभी भी उस परंपरा को मानते हैं, उसमें ये बात बहुत ही मायने रखती है और बहुत अभी तक है। इसलिए मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन जिनके साथ मैंने काम किया है, वो थिएटर में थोड़ा-सा अलग प्रकार से उनका एटीट्यूड रहता है, ऐसा मुझे लगता है कि जी, हम जो बोले गुरु बोले वही हम करेंगे, और वो मान हम लोग ये समझते हैं कि वो सही है करके, और अंत में जाकर वो सही रहता है। तो एक है, और चुप रह के सुनने के बाद वो आगे वाला जो भी बोल रहा है, वो जब हम सुनते हैं और समझते हैं, तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारी जो नृत्य के क्षेत्र की परंपरा से मुझे मिली है, और थिएटर का अभ्यास करके, थिएटर पीपल चेतन दातार के साथ रह के, और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटल थिएटर करके, कथा कथन शैली में मंदिरों में गई मैं, अयोध्या में रही 2-3 महीने, झूला महोत्सव में देखा किस प्रकार कथिक परंपरा के लोग आकर कथा कहते हैं। महाराष्ट्र की हूँ, तो महाराष्ट्र में कीर्तनकार परंपरा है, तो आगे चल के अपनी कथा कहते हैं, और उनकी जो मंडली होती है, वो उनको साथ देकर कथा को आगे बढ़ाते, गायन, नृत्य और संगीत के साथ। जी। आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात करी राजश्री जी, तो हाँ, पहले के गुरु में और मैं मानती हूँ कि कई गुरु हैं आज भी जो उस गुरु शिष्य परंपरा को फ़ॉलो कर रहे हैं और उसको अच्छे से आगे पास ऑन भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पर काफ़ी चीज़ें हैं जो अ, मुझे लगता है कि नेगोशिएशन पार्ट पे भी आ गई हैं। जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, सीनियर गुरुज़ हैं, उनके थ्रू कि एक 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 नेगोशिएशन आ गया है आर्ट में भी जो कि जिसको हम जिसकी वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी बढ़ गया है। तो उस उस चीज़ के लिए आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाहते थे कि कैसे उसको हम कर्टल डाउन कर सकते हैं? कैसे हम अपनी स्किल्स को इतना इन्फ्लुएंशियली इम्प्लॉय कर सकते हैं कि इन चीज़ों से हम ओवरकम हो सकें बिल्कुल। आर्ट फील्ड में? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि भले ही लोग एकदम खुलेआम नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये बात हर जगह पे है। डांस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में तो है ही है, और जगह पे भी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द आपने आर्ट फील्ड के बारे में, चाहे वो थिएटर हो या नृत्य हो या गुरु शिष्य परंपरा की जो मैंने बात की। लेकिन क्या हमने ये हमारी संस्कृति में नहीं सीखा है कि स्वयं को पहले इतना सक्षम करो
कि आप अपनी बात रखने की काबिलियत रखो, और हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है करके। चाहे भले किसी ने भी हमें किसी भी चीज़ की डिमांड की हो, तो हमें पहले ये सोचना है कि क्या हमें उस रास्ते पे जाना है। आपने बात की, चलो हैरेसमेंट होती है, बिल्कुल, लेकिन मैंने कितनी बार देखा है आर्टिस्ट भी ये समझते हैं, जैसे आपने नेगोशिएशन की बात की, आर्टिस्ट ये समझते हैं कि अगर मैं वैसे थोड़ा-सा उस रास्ते से गई, तो मुझे और कुछ मिल सकता है। लेकिन जी, हर एक ने अपने कला के प्रति जो अपनी भावना है, वो जो निष्ठा है, उस पर अगर वो कायम रखे और उस पर इतना अमल करे कि किसी को कुछ बोलने की या करने की हिम्मत नहीं रहे, और अगर कोई करता भी है उस प्रकार से आपको मैनिपुलेट करता भी है, तो आप आपने आपका रास्ता चुनना है और आपने ये दृढ़ निश्चय करना है, अपने आप को सक्षम बनाना है, और किसी को किसी भी बात का गलत फायदा उठाने का आपको मौका भी नहीं देना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हम लोग मौका देते हैं, क्योंकि क्या-क्या अलग-अलग प्रकार से बातें होती है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। लेकिन हमें सक्षम बनना है और हमें अपनी राह पर अडिग रहना है। इतना मैं अपने लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर आज के जो भी आर्टिस्ट हैं, वो अगर पहले ये जाने, ये सोचे कि मुझे किस प्रकार अपनी कला के प्रति निष्ठा मेरी रहनी चाहिए और किस प्रकार उसकी साधना करनी चाहिए, और एक बोलते हैं कि प्रूफ करना है हमें, कि तो ही हम कुछ हद तक उस चीज़ के लिए, मतलब हम थोड़ा-सा अपने आप को सँवर सकते हैं, कुछ हद तक। बाकी तो जो जैसे सिचुएशन आती है, उसमें हर कोई अपने आप को उससे कैसे बाहर निकालता है, वो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत ये जाती है, समस्या हो जाती है। लेकिन फिर भी जो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस डिसिप्लिन, about whatever we are learned from the गुरु शिष्य परंपरा, about our संस्कृति, और फिर ये जो परंपरा जो हमारे पास है, उसके रहते हम अपने आप को अवश्य एक अच्छा मार्ग चुनने का प्रयास कर सकते हैं। वो एकदम बात ठीक है आपकी राजश्री जी, पर जैसे सपोज़ कोई स्टूडेंट है, अगर वो खुद ही वो गुरु के पास जा रहा है, वो पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सीखने के लिए गया, पर गुरु की तरफ से ही अगर कुछ जो कहते हैं कि आपको समर्पण करना होता है, बट समर्पण डज़न्ट मीन दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एवरीथिंग ऑफ योर्स, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ सेल्फ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ समर्पण। हम समर्पण को सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो वो अगर गुरु ही उस चीज़ को डिमांड करने लगे, तो आप कैसे अपने आप को उतना सक्षम बना पाएँगे? सक्षम बनाने के लिए हमें गुरु चाहिए होता है। हाँ, सक्षम बनाने के लिए हमें गुरु बिल्कुल चाहिए होता है, और आजकल तो लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइज़र्स से लेके और हर जगह कई मतलब आई थिंक मुझे ज़्यादा आपको मुझसे नहीं, कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हम सब ने कहीं न कहीं ये सब चीज़ें फेस करी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, इस चीज़ से हाँ, ऊपर तो उठा जा सकता है? तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जब कभी ऐसा समय आया या ऐसा मौका आया या ऐसा प्रसंग आया, तो मैंने आपको अपने आप को वहाँ से दूर किया है और ये सोचा है कि मार्ग तो मुझे मिलेगा ही, कि ये नहीं तो और सही। लेकिन मेरी श्रद्धा मेरी कला के प्रति है, मेरी श्रद्धा मेरे जो मुझे कला अर्पण करेगा। देख, ये नहीं कि मैं मेरा समर्पण मैं श्रद्धा रख सकती हूँ, जैसे आपने कहा कि उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। मैं समर्पण कर सकती हूँ, जो आप बोले वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जिस प्रकार का हैरेसमेंट आज हो रहा है, उस हैरेसमेंट को हर एक ने निजी तौर पे, वैयक्तिक तौर पे उसका इनकार ही करना चाहिए, भले आपको उससे हटकर कोई और मार्ग चुनना पड़े, लेकिन उसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक बात को बढ़ावा देते हैं, तो हर कोई उसी मार्ग पर सबको ले जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं सक्षम की जो मैंने बात की, वो ये कि अगर कोई, सारे गुरु तो ऐसे नहीं हैं, सारे गुरु तो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल तो नहीं। जो है, उनको मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबक सिखाना है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बोलूँगी कि हमें उन्हें ये बताना है कि ये हमारा मार्ग नहीं है, और जब वो जानते हैं कि वो आपका मार्ग नहीं है, तो आपकी राह में वो नहीं आएँगे, भले आपको नहीं सिखाएँगे। लेकिन हमारे पास तो एकलव्य का उदाहरण है।
है कि नहीं? जी। हम तो पूरे महाभारत रामायण को हमारे में संजो के रखे बैठे हैं, और हमें मालूम है अगर हमारे में इच्छा है उतनी ताकत है। मैं सक्षम की बात कर रही हूँ तो उसी सक्षम की बात कर रही हूँ कि दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो साधना के लिए हो, चाहे वो इस बात के लिए हो। बिल्कुल। क्योंकि हम जयरंगम थिएटर फेस्टिवल में हम ये बात कर रहे हैं दीदी, तो कुछ-कुछ आपके थिएटर प्रोडक्शंस का एक्सपीरियंस अगर हम जान सकें तो बहुत खुशी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम, क्योंकि देखो मैं कथक आर्टिस्ट तो हूँ ही, जैसे मैं आपको मैंने बताया कि मैं भरतनाट्यम में भी मैंने मास्टर किया है, लेकिन कथक आर्टिस्ट तो हूँ ही, तो हम तो रियाज़ तो जैसे हम सीखने लगते हैं, वो तो एकदम ये सवार हो जाता है ना कि हाँ, कितने चक्कर लेंगे, कितनी बार तत्कार करेंगे, कितनी देर तक कितने अलग-अलग पलटे करेंगे, लयकारी क्या-क्या करेंगे, और कितनी बंदिशें जो सालों साल सीखते-सीखते, और हर एक बंदिश को कितनी खूबसूरती से के साथ हमें उसे मोल्ड करना है, और आज इस तरह से कि तो कल उसे और कैसे करना है। ये हमारा हर एक का प्रयास रहता है अपने आप को एनहांस करने का, अपनी नृत्य शैली को। लेकिन जब मैंने कहा ना कि मैं जब ये सुनती आ रही थी कि कथा करे सो कथी कहावे, और जब नाट्य शास्त्र का अभ्यास करते करते ये बात मालूम हो गई कि टोटल थिएटर का कॉन्सेप्ट मतलब डांस एंड म्यूजिक द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा। बाद में ये सब सारी सेपरेट, और वैसे ये कोई भी नृत्य शैली का तो उसमें जिक्र नहीं है कि किस आजकल जो नियो क्लासिकल डांस स्टाइल है, लेकिन डांस का टेक्निक सभी कुछ विस्तार से बताया गया है। तो मुझे लगा कि क्यों न मैं हम ठुमरी करते हैं, हम गतभाव करते हैं, कथक नृत्य शैली का एक बहुत विशेष अंग है गतभाव करना। हम पलटा लेके, तो पलटा लेना तो नाट्य शास्त्र में ही कहा है कि जब आप पलट के कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लेकिन ये करते समय जब साहित्य का भी अभ्यास किया, और मैंने कहा ना कि जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, तो फिर इसको अलग-अलग तरह से, मतलब मैंने माइथोलॉजी से लेकर, सोशल इश्यूज से लेकर, अपने हिस्ट्री से लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर मैंने उसे प्रस्तुत किया है। चलो एक छोटी सी बात, 2 बातें मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कितना समय है अभी? उम है हमारे पास थोड़ा टाइम ओके, दीदी। ओके। तो मैं 2 प्रोडक्शंस ऐसे आपको बताती हूँ कि हमने शाम सखी किया तो वो थिएटर ओलंपिक्स में जयपुर में ही प्रस्तुत किया था, और मैं ये शाम सखी तो कृष्ण और द्रौपदी को तो आप जानते ही हैं, और दूसरा प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रास्ट इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो 18-19 प्रोडक्शंस अभी तक किए हैं। खाता जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कथा है, शॉर्ट स्टोरी है 2 एंड हाफ पेज की। खाता मतलब द बही खाता, जिसमें सब कुछ लिखा जाता है। हम लोग इस भाषा में समझते हैं डायरी, जिसमें कोई भी अपना सब कुछ निजी होती है ना, वो उसका वो भाव विश्व हो जाता है। अभी शाम सखी में हमने कृष्ण और द्रौपदी, इनका जो रिलेशन है, वो थोड़ा सा जिस्ट में आपको बताती हूँ, स्टोरी सब लोग जानते हैं, उसको विस्तार से बता नहीं रही हूँ मैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण उसमें ये होता है, क्या शरीर के नष्ट होते ही सारे संबंध नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और ये जो रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप दोनों में थी, भले कितने लोग भाई बहन बोले उनके, लेकिन वो भाई बहन तो थे नहीं। पांडवों के साथ विवाह के बाद ही हम देखते हैं कृष्ण किस प्रकार उसकी मदद करते हैं बार बार। वो उनकी सखी बनती है, उनकी महासखी बनती है। और अंत में एक द्रौपदी कहती है कि मैंने तो तुम्हारी सखी बनकर बहुत कुछ पाया, तुमने क्या पाया? कृष्ण कहते हैं, तुझ पाने और खोने पर ही संबंध निर्भर नहीं होते। तो ये जो एसोसिएशन है ना, चाहे वो पुरुष पुरुष का हो या स्त्री स्त्री का हो या स्त्री पुरुष का हो, ये कब कहाँ कैसे बन जाते हैं, किस प्रकार से, वो किसी को नहीं मालूम। तो ये पूरा महाभारत की ये 2 चरित्रों के ऊपर आधारित था। अब आती हूँ मैं कथा। मैंने कहा ना कि हिस्ट्री से लेकर, अभी ये तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कथा है। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची है, उसको लिखने पढ़ने का शौक हो जाता है। बड़े परिवार की है, लेकिन 9 साल की जब वो हो 5 साल की है तब से उसको लिखने का शौक हो जाता है। दीवारों पर लिखती है, कुछ-कुछ बहुत कुछ घटनाएँ घटती रहती है। अपने भाई के लेख पर लिखती है तो भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उसे बहुत पीटता है, और उसको अंत में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो समझता है ये क्यों ऐसा करती है? क्योंकि इसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए वो उसको एक खाता ला के देता है।
वो जो डायरी हम जिसको बोलते हैं, उस समय से वो खाता उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। आप भी देखो, आपको अगर आपकी डायरी किसी ने पढ़ी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ जो आप चाहते हो वैसे, लेकिन 5 साल की 7 साल की लड़की क्या लिखेगी? झरना बहता है, पानी बरसता है, ने पंछी चहकते हैं, कुछ भी ऐसे जो उसको लगता है अपनी सहेलियों के बारे में। 9 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, जिसके साथ शादी होती है वो है एक लेखक, और वो समझता है अगर स्त्रियां लिखना पढ़ना जान ले तो घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। तो मतलब अभी उसके बाद ससुराल में जाके उसके खाते के साथ क्या होता है, उसका कैसे भाव विश्व सब उलट पुलट हो जाता है, जो भी होता है। अभी मेरे सामने ये समस्या थी। एक तो है वो 9 साल की बच्ची, और हम सारी, मेरी मैं तो बड़ी, मेरी शिष्याएं भी 20 21 22 साल की। तो वो कैसे, तो ये कथा कथन शैली में हम कथा कहने आते हैं, और कथा में जैसे नाट्य शास्त्र में पहले बताया कि देवी देवताओं का आवाहन करना, हम हमारे कथक नृत्य के आरंभ में नहीं करते हैं जी, गणेश वंदना, शिव वंदना। वंदना, कृष्ण वंदना। तो देवी देवताओं का आह्वान करना, और चरित्र, अलग अलग चरित्र, अलग अलग मतलब बिना कॉस्ट्यूम चेंज किए, उसी कॉस्ट्यूम में, बॉडी लैंग्वेज के साथ, और अपनी सारी टेक्निक, नृत्य की जो टेक्निक है उसका पढ़न से लेकर सब कुछ उसका इस्तेमाल करके हमने उस कथा को प्रस्तुत किया, और किस प्रकार अंत में दीदी उस जैसे है। राष्ट्रीय जी आपने बीच में बताया, माफ़ी चाहूँगी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हाँ, पर आपने जैसे बताया कि एक छोटी-सी बच्ची का किरदार आपने दिखाया कि कैसे उसको उसकी पिटाई होती है क्योंकि वो हर जगह लिख देती है, कर देती है। तो उससे मुझे अ, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है दिमाग में कि जैसे यहाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैट्रियार्ची सिस्टम और मेल डोमिनेंस सिस्टम है अभी भी आर्ट फील्ड में। हाँ, तो हम आपके मैं कुछ विचार और उसपे हाँ, टिप्पणी जानना चाहूँगी। हाँ। ये कुछ यहाँ पे ना कुछ मेरा ये हाँ, आ गया, सॉरी। हाँ, सॉरी, वो कुछ कुछ आया था इसमें जो दिखाई नहीं दे रही थी आप मुझे। जी, हाँ, हाँ, कह रही थी बताइए। कि क्योंकि आर्ट फील्ड में हमारे बहुत ज़्यादा पैट्रियार्ची सिस्टम और मेल हाँ, डोमिनेंस हाँ, आज भी एग्ज़िस्ट करता है। हुँ, तो उसको कर्टल डाउन करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? हाँ। अभी जो ये खाता जो स्टोरी है ना, तो 2 तरह की प्रक्रिया आई थी। मतलब लीला जी ने खुद उसमें कमेंट्स की थी, क्योंकि किसी ने बोला था, आजकल कौन किसी लड़की को लिखने पढ़ने से रोकता है? तो ये उन्होंने कहा था कि ये आजकल की बात नहीं, ये अभिव्यक्ति की बात है, कि जो खुद को जो व्यक्त करना चाहती है उसको, क्योंकि हमने ना उसमें एक सीन था, उसका पति उसको बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने कभी, वो लिखते हुए देख लेती है उसकी ननंदे, देख लिखते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमने वहां पे ना केवल ये लहरा चलता है, हाँ, और उसका एक हाथ पीछे बंधा हुआ है, और एक, हम तो सारे कथक नृत्य शैली में ये ना, तो उसके ये मूवमेंट से दिखाया था कि उसको किस प्रकार रोका जा रहा है। तो मुझे क्या लगा कि कम से कम इस तरह से, मतलब कोई भी, ये मैं कर रही हूँ कि इतने सारे विषय हैं, अगर हम इस विषयों के माध्यम से अगर समाज के सामने ये विषय लाकर उन्हें बताने का प्रयास करें कि इस प्रकार से जो चलता आ रहा है वो अब नहीं चलेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल स्त्रियाँ, पुरुष भी मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिटिक थे जिन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने दिखाया वो अच्छा ही हुआ कि उन समझ में आ गया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए करके। एक दूसरी बात बताती हूँ कि हम एक मानुष बिरादरी नाम का प्रोडक्शन करते थे, कि जिसमें बच्ची को गर्भ में, अगर वो फीमेल है तो उसमें जो उसका एंड आता है ना, तो कितनी सारी औरतें पीछे बैक स्टेज पे आके मुझसे कहा है कि अगर ये 2 महीने पहले अगर हम ये देख लेते ना, तो कभी हम अबॉर्शन नहीं करते, ऐसे। तो मुझे लगता है कि ये छोटे-छोटे प्रयास हैं, ये छोटे-छोटे प्रयास हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार भाई, फिर पिता और पति, मतलब ये हमने जैसे देखा हमारे साथ ही हुआ है, हर किसी के साथ कहीं न कहीं तो होता रहता है। तो उसे दूर करने के लिए, उसका कुछ इलाज करने के लिए हमें इस प्रकार से अपने माध्यम से व्यक्त होना बहुत ज़रूरी है।
और हमारी जो विचार है वो ऑडियंस के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। हमने एक किया था अम्बा और शिखंडी की कथा, जिसमें आप जानती होंगी कि भीष्म तीनों राजकन्याओं का अबडक्शन कर देते हैं, है ना? हरण कर लेते हैं अपने भाई के लिए, मतलब देखो क्या है ऐसे करके। तो एक बहुत इंटीरियर में कर रही थी, रत्नागिरी में प्रयोग कर रही थी, तो एक आदमी पीछे से बोला, अरे आप लोग तो बस महाभारत के बाद बाहर ही नहीं आओगे। तो दो औरतें, गांव वाली औरतें उठ के खड़ी होगी, तो कि आज क्या लड़कियों का अपहरण नहीं हो रहा है? मतलब ये जरूरी नहीं कि वो महाभारत में है। तो ये सारी हमारी जो पुराण और सब है, काव्य महाकाव्य, उनको हम वर्तमान काल से जोड़कर हमारी जो समस्याएं हैं उन्हें अगर हम हमारे माध्यम से, भले वो थिएटर हो, डांस हो, अपने पेंटिंग वगैरह, सब अपने माध्यम से अगर हम उसे उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो प्रयास है और प्रयास हम करते ही रहेंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि आर्ट एक बहुत ही ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, तो अ, अगर मैं उससे रिलेटेड बात करूँ तो किस तरह से, क्योंकि ये सब इश्यूज़ पुराने टाइम से और आज भी चले हुए आ रहे हैं, आज भी चलते आ रहे हैं, कई और नई प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो आपका सजेशन चाहती हूँ दीप्ति लास्ट में कि हम किस तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स को इफ़ेक्टिवली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं आर्ट फील्ड में, जिससे ये सब जो नेगेटिविटी है और ये सब जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो कम हो सकें और उनको हम इरेडिकेट कर सकें? जो आपने इंटरपर्सनल स्किल की बात की है, वो तो हमारे लर्निंग प्रोसेस में हम धीरे धीरे उससे हमारे में वो आत्मसात करते ही जाते हैं। अभी सवाल ये है, प्रश्न ये है कि उसे कब और कैसे उसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है। तो जो भी समस्याएं आती है, तो एक तो आपने, आप तो जानती है वो जो स्किल हमारे आर्ट फील्ड में क्या क्या स्किल है, हम किस तरह से अच्छी तरह से बोल सकते हैं, है ना? और सुनना, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा से आए, इसलिए हम सुनते हैं। हाँ, और फिर हमने साधना की है, इसलिए वो अंदर से वो बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। तो ये सारी जो हमारी स्किल है, वो आज के इशू को हमें उसको दूर करने के लिए, उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हमें पहले तो, मैंने कहा है आपसे, अभी भी कहा है, कि जितना हम पढ़ते हैं, ये जो घटनाएं घटती है, उस घटनाओं को हमें हमारे प्रस्तुतिकरण को सीमित नहीं रखना है कि हाँ चलो हम तोड़े टुकड़े तिहाई वगैरह तो करेंगे ही, ये तो क्योंकि ये तो हमारा, हमें अच्छा भी लगता है, एक बॉडी को एक रिदम और साउंड और नाद के साथ तो बहुत प्रफुल्लित रहते हैं, बहुत मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि संगीत तो किस प्रकार हमें आनंदित करता है हर कोई जानता है, जो इसका रियाजी है वो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन हमें इसके अलावा, हमें इन सारी जो घटनाएं घटती है, उसे अपने अपने माध्यम से व्यक्त करना बहुत ही जरूरी है। नहीं कि सिर्फ पेपर वाले लिखेंगे या कहीं पे हम टीवी पे न्यूज़ देखेंगे, नहीं, अपने अपने माध्यम से उसे व्यक्त होना बहुत जरूरी है। और जब हम व्यक्त होते तो हमारे सामने, चलो 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, हर फेस्टिवल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो लोगों तक, और आज तो ये डिजिटल का जमाना है, तो 10 12 क्या, हजारों लाखों लोग एक साथ देखते हैं। तो देखने दीजिए लोगों को, और वो प्रामाणिकता से, एकदम सिंसियरली, उसके जो भी उसके इश्यूज है, उसको एकदम अच्छी तरह से सिंसियरली उसको प्रस्तुत करेंगे, तो लोगों के मन तक वो बात जानी चाहिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसका असर तो होगा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल राजश्री जी। अ, बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही डीप बातें आपने हमें बताई हैं और इससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है कि आपने कितना डीपली और अंदर गहराई में जाके इन सब चीज़ों पे काम किया है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया आज और थैंक यू सो मच फॉर दिस अरे, थॉटफुल एंड इंसाइटफुल सेशन। हाँ, हमारे पास टाइम ज़रूर कम है वरना हम और बातें करते और मज़े आते। Thank you बिल्कुल, so much for taking out time and giving your time to Jai Rangam Festival. It was really nice and pleasure talking to you. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मनोगत व्यक्त करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे। आशा करती हूँ इसी प्रकार हमारा एसोसिएशन, संयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you.